Assalamu alaikum guys, I hope you are doing well. I am Mohammad Tayyab and today our topic is regarding to international law. इंटरनेशनल लॉ को हमने शुरू किया हुआ था, 15 लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे अगर आपने नहीं देखे तो इस प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी लेक्चर्स देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल के वाले से है। ठीक है, एक्चुअली सिक्योरिटी काउंसिल है क्या, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसकी पावर्स और फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना बेसिकली एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि टोटल 6 ऑर्गन्स हैं। ठीक है, उसमें हम जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल भी जो है ना वो एक ऑर्गन है जिसका मेन फंक्शन जो है वो मेंटेन करना है पीस इंटरनेशनल लेवल पर। यानी कि अगर कोई स्टेट के दरमियान को डिस्प्यूट राइज हो गया ना, मेन जो इसका फंक्शन है वो यही है कि इसने उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाना है। देखिए, अगर हम एक एग्जांपल लें कि अगर किसी भी स्टेट की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान स्टेट की बात कर रहा हूँ, ये जस्ट एज एन एग्जांपल, या इंडियन स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, या बांग्लादेश, या इवन के अमेरिका या यूके, तो वहाँ पे मेन 3 ऑर्गन्स हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसको हम पहला ऑर्गन है जो है ना वो लेजिस्लेशन, एग्जेक्टिव और जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन हैं जो कि हर स्टेट में है। ठीक है, और तीनों ऑर्गन के डिफरेंट फंक्शन है। यानी कि अगर लेजिस्लेशन की बात करें तो लेजिस्लेशन लॉ मेकिंग प्रोसेस करता है, जुडिशरी जो है उसको इंटरप्रेट करती है, और एग्जेक्टिव का मेन काम होता है कि वो जो है ना मेंटेन करे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को, यानी कि पीस मेंटेन करे किसी भी स्टेट में। एक्चुअली में सेम एज इट इज़ ही अगर हम यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स की बात करें तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो बेसिकली जो है वो एज अ जुडिशरी का रोल प्ले करता है, जो जनरल असम्बली है वो एज अ लेजिस्लेशन का रोल प्ले करती है। ठीक है, लेकिन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, और अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो पॉलिसी मेकिंग जो है वो रोल प्ले करती है, यानी कि पॉलिसी बनाती है और मेंटेन करती है पीस को इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, तो अगर हम इसको कंपेयर करें समझाने के लिए जस्ट, तो सिक्योरिटी काउंसिल का बेसिकली जो फंक्शन है वो एग्जेक्टिव वाला है। ठीक है, नो डाउट्स के वो डिफरेंट फंक्शन दूसरे भी परफॉर्म करती है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है इस टाइम यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, तो इस वजह से ये डिफरेंट और भी फंक्शन परफॉर्म करती है, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन है वो यही है कि पॉलिसी बनाना और मेंटेन करना इंटरनेशनल लेवल पे पीस को। ठीक है, पीस को मेंटेन करना। अब अगर हम इसकी रेलिवेंट प्रोविजन की बात करें तो आर्टिकल 23 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है ना सिक्योरिटी काउंसिल से डील करता है। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना, किसी भी ऑर्गन्स को पढ़ते हैं या इवन के किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं, तो हम पहले स्टडी करते हैं कि कंपोजिशन कैसे हुई है। ठीक है, जैसे कि हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को पढ़ा था, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम जनरल असम्बली को भी डिस्कस करेंगे। तो सिक्योरिटी काउंसिल की कंपोजिशन कैसे हुई है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसके टोटल 15 मेंबर है। ठीक है, 15 मेंबर है। 1965 से पहले इसके मेंबर 11 थे, लेकिन 1965 के बाद जो है ना वो 15 मेंबर हो गया है। ठीक है, अगर हम इन सिंपली कि इसके टोटल 15 मेंबर है, ना तो 15 से एक ज़्यादा है, ना 15 से कोई कम है। ठीक है, तो 15 मेंबर है। 15 में से जो 5 मेंबर हैं वो परमानेंट है। ठीक है, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूके। ठीक है, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ में पार्टी हमेशा स्टेट होती है। ठीक है, स्टेट्स मीन के यानी कि पाकिस्तान एक स्टेट है, तो पाकिस्तान इज़ अ पार्टी इन इंटरनेशनल लॉ, वो पाकिस्तान एज अ पर्सन जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ में रहेगा। तो परमानेंट मेंबर जो हैं वो 5 हैं, जैसे कि चाइना, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। ये मेंबर जो हैं वो हर हाल में रहेंगे। ठीक है, यानी कि 1945 को ये ऑर्गन बना था। 1945 से लेके अब तक ये जो 5 मेंबर हैं ये हमेशा जो है ना वो इस सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा रहे हैं। उसके बाद जो 10 मेंबर्स हैं, उसके बाद जो बाकी 10 बचते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर है। ठीक है, तो ये तो परमानेंट रहेंगे, मतलब इनके लिए तो कोई इलेक्शन का प्रोसीजर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल में, ये तो एज इट इज़ ही रहेंगे। लेकिन ये जो 10 मेंबर्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली इलेक्ट होते हैं। तो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान 8 दफ़ा जो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन चुका है। ठीक है, अभी जो रिसेंटली 2025 से 2026 तक जो है पाकिस्तान जो है ना वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रहेगा 2026 तक। ठीक है, 26 के बाद फिर न्यू इलेक्शन होंगे और फिर जो है ना वो नए पर्सन को, यानी कि नई स्टेट को जो है ना मौका दिया जाएगा। एक्चुअली इसका प्रोसीजर ये होता है कि अगर पाकिस्तान अभी मेंबर है यूनाइटेड नेशन का, यानी कि 2025 से लेकर 2026 तक, तो पाकिस्तान 2026 से 2028 तक पाकिस्तान मेंबर नहीं बन सकता, यानी कि उसके लिए इलेक्शन पाकिस्तान नहीं लड़ सकता। ये बेसिकली पॉलिसीज़ है। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान फिर से जो इलेक्शन लड़ सकता है, वो अलहदा बात है कि पाकिस्तान उसके लिए इलेक्ट होता है या नहीं होता। अभी तक जो है वो 8 दफ़ा पाकिस्तान मेंबर बन चुके हैं, और अभी भी रिसेंटली पाकिस्तान जो है ना वो 2025 से 2026 तक जो है पाकिस्तान इसका मेंबर है। ठीक है, जब आप नेक्स्ट कभी वीडियो सुन रहे हो, ठीक है, तो आप उसको मजीद सर्च कर लीजिएगा इसके ऊपर। लेकिन अभी जो नेक्स्ट पाकिस्तान अगर मेंबर बनेगा तो वो 2028 के बाद बनेगा, लेकिन रिसेंटली अभी पाकिस्तान जो है ना वो इसका मेंबर है। इसका वोटिंग प्रोसीजर बेसिकली 2 तरह से जो है ना वो इसका वोटिंग प्रोसीजर होता है। मतलब 2 चीज़ें जो है ना वो सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस होती हैं। एक तो होती है
जो है वो प्रोसीजर मैटर के रिलेटेड, यानी कि प्रोसीजर क्या होगा इस सिक्योरिटी काउंसिल का। प्रोसीजर मैटर्स मीन कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना वो कब इजलास करेगी, कितने टाइम के लिए इजलास करेगी, कौन से मेंबर जो है ना वो सिक्योरिटी काउंसिल में एट अ टाइम प्रेजेंट हैं, कौन सी स्टेट नहीं है प्रेजेंट, मतलब जो 15 मेंबर हैं उनमें से कौन सी स्टेट प्रेजेंट है, ये होता है प्रोसीजर मैटर, यानी कि प्रोसीड कैसे करेगी सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। और एक होता है सब्सटेंटिव मैटर, यानी कि दूसरे जो मैटर्स हैं जैसे कि जनरल असम्बली के वाले से या ट्रस्टशिप काउंसिल के वाले से, या अगर कोई डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाना है तो ये है सब्सटेंटिव मैटर, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ समझनी है कि इसके दो तरह के प्रोसेस हैं वोटिंग के वाले से, ठीक है। दो प्रोसीजर है, एक है प्रोसीजर मैटर और एक है सब्सटेंटिव मैटर। जो प्रोसीजर मैटर है ना उसमें अगर कोई जो है ना वो चीज़ इन्होंने रिकमेंड करनी है सिक्योरिटी काउंसिल ने तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए। सिंपल मेजोरिटी मींस कि अगर 15 मेंबर हैं तो 15 में से अगर 9 मेंबर जो हैं वो कह रहे हैं कि हाँ हमें मंजूर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोसीजर मैटर क्या है कि जी नेक्स्ट अजलास कब होगा, ठीक है। तो अब जो है सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर कह रहे हैं कि जी नेक्स्ट अजलास जो है वो नेक्स्ट मंडे को होगा, ठीक है, और 2 बजे होगा। अब सारे जो है ना वो 15 में से 10 या 9 मेंबर जो है ना वो कहते हैं कि हाँ हम फिर जो है ना वो एग्री करते हैं कि नेक्स्ट ही मंडे को जो है ना वो इजलास होगा। तो ये है प्रोसीजर मैटर, ठीक है। इसके वाले से जो सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर्ड है, यानी कि 15 में से 9 मेंबर अगर कह रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा तो वो सिंपल कंसीडर कर लिया जाएगा। दूसरा जो है वो है सब्सटेंटिव मैटर्स, जैसे कि मैंने बात की कि डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करवाना है। जनरल असम्बली के वाले से अगर कोई जो है ना वो इन्होंने डिसीजन लेना है, या ट्रस्टशिप काउंसिल या इवन के किसी भी काउंसिल के वाले से या किसी भी चीज़ के वाले से इन्होंने कोई डिसीजन लेना पॉलिसी के वाले से, तो वो सारा आएगा सब्सटेंटिव मैटर। उसमें क्या वोटिंग का प्रोसीजर है, उसमें वोटिंग का प्रोसीजर ये है कि ये जो 5 मेंबर है ना इनका वोट मस्ट है, ठीक है। ये 5 मेंबर मस्ट वोट करेंगे, यानी कि ये 5 मेंबर अगर हाँ करते हैं तो जो है ना वो पास होगी चीज़। अगर इन 5 मेंबर में से चाइना कहता है कि मुझे मंजूर नहीं है, मैं इस पर ना करता हूँ, और बाकी 14 के 14 मेंबर हाँ कर रहे हैं, तो वो चीज़ पास नहीं होगी। मतलब ये 5 मेंबर जो है ना वो अगर कंपलसरी उसकी फेवर में वोट कास्ट करेंगे सब्सटेंटिव मैटर में, तो ही जो है ना वो चीज़ जो है वो एग्री कंसीडर की जाएगी और उसको पास किया जाएगा। तो आई होप सो कि आपको समझ लगी होगी, ठीक है। 5 में से अगर एक भी उसके अगेंस्ट जा रहे हैं और बाकी 14 जो है वो उसकी फेवर में है, ठीक है, तो जो है ना वो पास नहीं की जाएगी। और इसमें भी बेसिकली वही प्रोसीजर होता है कि सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, मतलब 5 मेंबर ये, ठीक है, और 4 मेंबर अगर कोई और उसकी सब्सटेंटिव मैटर में कोई फेवर कर दें, ठीक है, तो वो जो है ना वो प्रोसीजर जो है ना जो भी चीज़ हुई होती है उसको जो है एग्री कंसीडर किया जाता है और उसके ऊपर जो भी पॉलिसी बनी होती है उसको फिर इंप्लीमेंट करवाया जाता है। तो इन सिंपली अगर बताएं तो प्रोसीजर मैटर में सिंपल मेजोरिटी चाहिए, यानी कि 15 में से 9 मेंबर अगर हाँ कर रहे हैं तो वो पॉलिसी पास हो जाएगी। लेकिन जो सब्सटेंटिव मैटर्स हैं उसमें ये 5 मेंबर का होना लाजमी है, यानी कि ये 5 मेंबर हाँ करेंगे, ठीक है। 5 में से अगर फ्रांस कहता है कि मुझे मंजूर नहीं है, ठीक है, तो भी जो है ना उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो 5 ये, और 4 अगर दूसरे हाँ कर रहे हैं, 4 भी हो सकते हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर में से 4 भी हो सकते हैं, 5 भी 10 भी जितने भी, अगर तो सारे हाँ कर रहे हैं तो सिंपली पास हो जाएगा, ठीक है। अगर तो जो है ना वो मेजोरिटी में कर रहे हैं, ठीक है, 4 यहाँ से हैं और 5 ये कंपलसरी हैं, तो फिर वो पॉलिसी जो है ना पास हो जाएगी, ठीक है। ये वोटिंग का प्रोसेस है। प्रेसिडेंट जो है वो कैसे जो है बेसिकली डिसाइड होता है। देखिए जो पहली मीटिंग होती है ना सिक्योरिटी काउंसिल की आफ्टर इलेक्शन, ठीक है, जैसे सेम प्रोसीजर जो असम्बली का है हमारे पाकिस्तान में, जैसे ही असम्बली में इलेक्शन हुए और जैसे ही पहले इलेक्शन हुआ तो उसके बाद प्रेसिडेंट जो है ना वो अपॉइंट कर दिया जाता है असम्बली का, सेम एज इट इज़ ही। इसको हम जो है ना वो स्पीकर कहते हैं नेशनल असम्बली का, स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली। ऐसे ही यहाँ पे जो है ना वो प्रेसिडेंट को जो है ना वो इलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, पहली मीटिंग में। अब हम जो मेन इसकी फंक्शंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल के पास क्या क्या पावर्स और फंक्शंस हैं, ठीक है। सबसे पहली जो चीज़ है कि वो ये है, सबसे पहला कि मेंटेन करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, जो कि बेसिकली डील करता है आर्टिकल 29 से 42 ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी काउंसिल की। बेसिक जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करेगा। अब पीस का तो हमें पता है कि पीस मीन कि आपने जो है ना वो पीस क्रिएट करना है, और सिक्योरिटी मीन्स आपने कंट्रोल करना है, कोई भी थ्रेट है या कोई भी जो है ना वायलेंस हो रही है तो उसको कंट्रोल करना है। तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए जो है ना सिक्योरिटी काउंसिल क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करेगी। सबसे पहले तो ये है कि पीसफुल सेटल करवाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान या इंडिया के दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट राइज हो जाता है, ठीक है, तो उसको पीसफुली सेटल करवाया जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 34, ठीक है। पीसफुल सेटलमेंट कैसे होगी कि या तो
उनको उनके दरमियान निगोशिएशन करवाई जाएगी, या मेडिएशन, कॉन्सलेशन या आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा, या इंक्वायरी वगैरह करवाई जाएगी। तो पीसफुली मीन्स कि आप उनको बिठा के तो आराम से उनको बोलेंगे कि जो भी आपका मसला है भाई हल करो। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्यों डिस्प्यूट राइज हुआ है, इसके पीछे के बैकग्राउंड्स क्या हैं, ठीक है, और कैसे जो है ना इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाया जा सकता है। ये आर्टिकल 35 कहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना बेसिकली ये करेगी, ठीक है। इसमें बेसिक जो है ना वो पार्टीज़ वो स्टेट्स होती हैं, जैसे कि पाकिस्तान इंडिया की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इस सिनेरियो में पाकिस्तान इंडिया की एग्जांपल है कि अगर पाकिस्तान इंडिया में कोई डिस्प्यूट राइज हो गया तो इन्वेस्टिगेशन होगी उस डिस्प्यूट पे, ठीक है। जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी उसके बाद फिर भी डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ, मतलब निगोशिएशन से या मीडिएशन कॉन्सलेशन से नहीं हुआ, तो फिर उस डिस्प्यूट को रेफर कर दिया जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और फिर उसको कहा जाएगा कि भैया अब आप इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराएं, ठीक है। एडवाइजरी ओपिनियन ली जाएगी कि आप इस पर एडवाइस करें, ठीक है। देन फिर टू रिकमेंड टर्म्स ऑफ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, उनको फिर से मौका दिया जाएगा कि भैया अब आपको एडवाइस मिल गई है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, तो आप इज्जत से आराम से बैठ के तो इसको डिस्प्यूट को जो है ना वो हल करें और पीसफुली इसको सेटल करें, ठीक है। अगर नहीं करते तो फिर क्या होता है, फिर स्टेट के ऊपर सैंक्शंस इंपोज किए जाते हैं। सैंक्शन किस, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, निकाल दिया गया है, ठीक है। तो ये सैंक्शंस ही इंपोज होते हैं। सैंक्शन किस तरह इंपोज होते हैं कि जो है ना वो एक स्टेट दूसरी इतनी जो है ना वो पीरियड्स के लिए जो है ना वो ट्रेड कर सकती है, ठीक है, इतनी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है, इतना डिफेंस पे वर्क कर सकती है, तो ये सारे सैंक्शन इंपोज कर दिए जाते हैं, ठीक है। यानी कि दूसरी स्टेट्स को बोला जाता है कि आपने इनके साथ ट्रेड नहीं करनी, ठीक है, आपने इनके साथ ताल्लुकात नहीं कायम करने, तो डिफरेंट वे के सैंक्शन इंपोज कर दिए जाते हैं, ठीक है। और इन्फोर्समेंट ऑफ एक्शंस, उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी फोर्स है, ठीक है। अब सिक्योरिटी काउंसिल की कैसी फोर्स है कि उसने डिफरेंट स्टेट से जो है ना वो फोर्स ली होती है, ठीक है, और उसी की बेस पे जो है ना वो उस जो भी कोई वार है या थ्रेट है, ठीक है, उसको जो है ना मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर इन्फोर्स करेगी सिक्योरिटी काउंसिल, और उसके बाद कॉल अपॉन द मेंबर, अब जितने भी मेंबर्स हैं जिनके दरमियान डिस्प्यूट है, जो भी इशू है, उनको कॉल करेगी, ठीक है, और उनको बिठा जो एज अ आर्बिट्रेटर वाला रोल प्ले करेगी कि भाई अब आप जो भी इशू है उसको रिजॉल्व करें, अगर नहीं कर रहे तो फिर उनके ऊपर सैंक्शन इंपोज किए जाएंगे। मैंडेटरी एम्बार्गो लगाया जाएगा। मैंडेटरी एम्बार्गो मींस कि रोक दिया जाएगा कि आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, आप इस टेरिटरी में एंटर नहीं हो सकते। देखिए ट्रेड ज़्यादातर किससे होती है, शिप्स से ट्रेड होती है, ठीक है, शिप्स ही चीज़ें लेके जाती हैं, एक्सपोर्ट भी वो ही करती हैं और इम्पोर्ट भी शिप्स के थ्रू ही होती है, ठीक है। दुनिया में ज़्यादातर जो ट्रेड ऐसे ही हो रही हैं, तो वहाँ पर सैंक्शन इंपोज कर दिए जाएंगे कि आप हर स्टेट को बोला जाएगा कि आप इस स्टेट को अपनी एरिया से शिप गुजारने का नहीं देंगे और आप इन स्टेट से जो है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बंद कर देंगे, ठीक है। तो जब एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पे कोई असर पड़ता है किसी भी स्टेट की, तो वो सबसे बड़ा लॉस होता है उस स्टेट का, ठीक है। तो वहाँ पे एम्बार्गो कर दी जाएगी। उसके बाद सीज़ फायर कर दी जाएगी। रिसेंटली अभी आपने सीज़ फायर का नाम सुना होगा, जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान थोड़ा सा इशू हुआ था, ठीक है, तो अमेरिका ने फिर सीज़ फायर करवाया था। तो यहाँ पे सीज़ फायर यानी कि स्टेट्स को बोला जाएगा कि अब आप जो है ना वो बंद करें जो भी है, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया की जो 1965 में वार हुई थी, तो भी सीज़ फायर करवाया गया था कि आप इसको रोकें, इससे जो है ना इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा पीस डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये एक्चुअली सिक्योरिटी काउंसिल के काम है। ये सारे काम जो है ना सिक्योरिटी काउंसिल करती है ताकि वो पीस को और सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ इलेक्टिव फंक्शंस भी हैं, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना वो जजेस की अपॉइंट करती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ठीक है। जो सेक्रेटरी जनरल है उसकी अपॉइंटमेंट करती है। पहले तो अपॉइंट होता है, एक्चुअली में जो सेक्रेटरी जनरल है वो अपॉइंट होता है जनरल असेंबली में, लेकिन उसकी जो रिकमेंडेशन है वो सिक्योरिटी काउंसिल ही करती है। उसके बाद न्यू मेंबर्स को जो है ना वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर्स बनाने के लिए अलो करती है, जैसे कि पाकिस्तान भी जब 1947 में पाकिस्तान को भी जो है ना वो अलो किया गया था इसी सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से कि आप आएँ और आप इसका मेंबर बने, ठीक है। तो ग्रांट करती है न्यू मेंबर्स, यानी कि अगर कोई नई स्टेट बनी है तो उसको ग्रांट करेगी। उसके बाद अगर कोई पहले से स्टेट है तो उसको सस्पेंशन भी कर सकती है, सस्पेंड द मेंबरशिप ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ जनरल असेंबली, ठीक है। उसको सस्पेंड भी कर सकती है, उसको एक्सपेल भी कर सकती है, ठीक है, और उसको रिस्टोर भी कर सकती है। यानी कि अगर किसी स्टेट को एक्सपेल कर दिया गया है तो उसको बाद में रिस्टोर भी कर सकती है। ये इसके जो है ना वो इलेक्टिव फंक्शंस हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। उसके बाद इसके कुछ सुपरवाइजरी फंक्शंस भी हैं, ठीक है। सुपरवाइजरी फंक्शंस मीन कि ये जो ना सुपरवाइज करती है ट्रस्टशिप काउंसिल पे। देखिए ट्रस्टशिप काउंसिल के जो मेन मेंबर्स हैं वो बेसिकली ये 5 ही हैं जो हमने पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन इस टाइम ट्रस्टशिप काउंसिल का ऐसा कोई रोल नहीं है। 1991-94 में उसका रोल जो है वो ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रस्टशिप काउंसिल को भी सुपरवाइज करती है, लेकिन हमने पढ़ना तो है क्योंकि ये इसकी पावर्स और फंक्शंस में आता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस मींस कि अगर इसने यूनाइटेड नेशन के चार्टर में कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई चेंजिंग करनी है, कोई तब्दीली लेके आनी है, तो वो भी सिक्योरिटी काउंसिल ही करती है। पहले तो ये है कि वो जनरल असेंबली से पास होता है, उसके बाद रिकमेंडेशन के लिए सिक्योरिटी जो है ना वो काउंसिल के पास आता है, ठीक है। तो ये भी इसमें बेसिकली ये लिखा है कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ जनरल असेंबली पहले उसको जो है ना वो अमेंड करेंगे, ठीक है। बाद में रेटिफिकेशन के लिए
अप्रूवल के लिए वो सिक्योरिटी काउंसिल के पास आएगा, ठीक है, और सिक्योरिटी काउंसिल भी उसको अप्रूव करेगी। उसके बाद इसके पास पावर है कि ये डबल वीटो भी कर सकता है, ठीक है। डबल वीटो मीन्स कि फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी काउंसिल के पास एक मसला आया कि ये जो है वो सब्सटेंटिव नेचर का जो है ना वो क्वेश्चन है या प्रोसीजर नेचर का क्वेश्चन है। अब जो है ना वो सिक्योरिटी काउंसिल ने उसके ऊपर डिसीजन किया कि ये एक सब्सटेंटिव नेचर का क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने ऊपर पूरा पढ़ाया यहाँ पे आपको कि जब वोटिंग होगी तो वोटिंग के लिए 2 प्रोसेस होते हैं, यहाँ पे वोटिंग प्रोसीजर इसका, ठीक है। तो इसमें सिक्योरिटी काउंसिल ने पहले डिसाइड किया कि जी ये एक जो है वो सब्सटेंटिव जो है ना वो नेचर का क्वेश्चन है और हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जब उन्होंने सब्सटेंटिव नेचर का अप्रूवल कर दी तो पहली तो चीज़ ये हो गई, ठीक है। और दूसरी फिर बाद में जब उन्होंने उसको अप्रूवल किया, उसके ऊपर सारी डिस्कशन की और बाद में सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको रद्द कर दिया, तो ये होता है डबल वीटो, ठीक है। डबल वीटो बेसिकली होता है कि नेगेटिव वोट कास्ट बाय द मेंबर, कि अगर आप किसी चीज़ के अगेंस्ट जो ना वोट कास्ट कर रहे हैं तो दैट इज अ वीटो, ठीक है। आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू वीटो द बिल, के प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो वीटो कर सकता है बिल को, कि इसको या तो मंजूर करें या वो उसको वापस भेज सकते हैं असेंबली के पास, ठीक है। तो सिक्योरिटी काउंसिल के पास भी जो है ना वो ये पावर है कि वो बिल को डबल वीटो भी कर सकता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी कि पहले उसने डिसाइड किया, डिसाइड करने के बाद जब उसने उसके ऊपर पूरी डिस्कशन की और डिस्कशन के बाद फिर उसने दूसरी दफ़ा जो उसको वीटो कर दिया, ठीक है, तो ये डेट्स इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ डबल वीटो। तो सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जिसका मेन पर्पज़ ये है कि मेंटेन करना पीस को और सिक्योरिटी को इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। इसके हमने और इसके 15th मेंबर है, 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट है, ठीक है। तो ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस की। इसके वाले को भी क्वेश्चन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तो दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।